तो प्रीवियस लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स कवर कर लिए थे। पहला टॉपिक था न्यूट्रिशन और दूसरा टॉपिक था रेस्पिरेशन। ठीक है, तो दो टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब जो हमारे दो टॉपिक्स बचे हुए हैं, ठीक है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हम उमंग बैच से कंटिन्यू कर रहे थे हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, आई होप जितने भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं वो इजीली समझ आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये लेक्चर एंड होगा, जैसे अभी तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसके बाद अगली जो रिकॉर्डिंग मैं करूँगी दैट इज टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ कंप्लीट साइंस। मैंने एक शॉर्ट डाला था, आई होप आप सभी ने वो शॉर्ट देखा होगा कि अब मैं कंप्लीट साइंस पढ़ाऊंगी। साइंस मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, सारा मैं कवर कराने वाली हूँ। टोटल 9th की साइंस, 10th की साइंस कंप्लीट। ठीक है, तो और डीपीपी वगैरह भी जैसे ही अभी खत्म हो जाएगा, आज ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको इसके नोट्स कहाँ पर मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, वहां से आप जाओ, टेलीग्राम चैनल को खोलो और वहां से नोट्स वगैरह डाउनलोड करो। ठीक है, चालू करें क्या? चालू करें? ठीक है, अगर सब कुछ क्लियर है तो थम्स अप कर दो। सब कुछ अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दो। चालू करते हैं। ठीक है, चलो आओ। चालू करते हैं, आओ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन। मैंने जब पिछली बार तुम्हें एक्सचेंज ऑफ गैसेस बता रही थी, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 CO2 बता रही थी हमारी बॉडी के अंदर, तो मैंने तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन की एक डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की एक डेफिनेशन बताई थी। क्या डेफिनेशन थी? कि जब हम यूजफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाते हैं, उसे तो ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तुम्हें घर से मार्केट जाना है, मार्केट से घर आना है, दैट इज, तो ये काम करने के लिए तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही ऑक्सीजन को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन जाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, एक ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन को किस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है? हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिसॉल्व होकर पूरी बॉडी में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, तो आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन तो हमने पिछली क्लास में ही कर ली थी कि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे यूजफुल लाइक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, और नॉन यूजफुल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रैवल करते हैं। उसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के तीन मीन्स होते हैं। तीन मीन्स होते हैं। पहला मीन होता है ब्लड, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, तीसरा होता है हार्ट। ठीक है, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए तीन चीजें हैं। एक है हमारा ब्लड, दूसरे होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स और तीसरा होता है हमारा हार्ट। अब हम पढ़ते हैं इनको डिटेल में। देखो ब्लड के बारे में देखो। ब्लड के अंदर हमारी दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ब्लड के अंदर दो चीजें होती हैं। ब्लड का जो 55% पार्ट होता है वो किससे बना होता है? हमारे प्लाज्मा से बना होता है। 55% पार्ट किससे बना होता है? प्लाज्मा से बना होता है। और बचा हुआ 45% जो पार्ट होता है वो किससे बना होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट से बना होता है। और इन फॉर्म्ड एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। हमारा जो ब्लड है, ब्लड का कॉम्पोजिशन अगर मैं बात करूं तो ब्लड 55% ब्लड में प्लाज्मा होता है एंड 45% हमारे ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर भी अगर हम बात करें तो 91 to 92% ऑफ वाटर होता है। ठीक है, उसमें फिर वाटर के साथ साथ प्रोटीन्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं। ठीक है, और क्लोटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। समझ आया? तो ब्लड था, ब्लड में दो पार्ट, प्लाज्मा और ब्लड वेसल्स, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55%, ब्लड सेल्स 45%। ठीक है, प्लाज्मा में 91 to 92% वाटर होता है। प्लाज्मा में 91 से 92% वाटर होता है।
फिर कुछ प्रोटीन्स होते हैं बचे कुछ छोटे मोटे अमाउंट में हार्मोन्स होते हैं, कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो ये सब प्लाज्मा में होता है। अगर मैं बोलूं ब्लड सेल्स, तो हमारे प्लाज्मा में 3 ब्लड सेल्स मिलते हैं। एक होता है आरबीसी, इसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। दूसरे होते हैं डब्ल्यूबीसी, जिन्हें हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। और तीसरी होती है हमारी प्लेटलेट्स। इन सबके फंक्शंस अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी थोड़ा बहुत नाम की बात कर रहे हैं। अब अगला आता है ब्लड वेसल्स क्या होती है। ब्लड वेसल्स ट्यूब इन विच ब्लड फ्लो, ठीक है, एक ऐसी ट्यूब जिसमें ब्लड फ्लो करता है उसे क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ऐसी ट्यूब, ऐसी पाइप जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है उसे क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। समझ आया। अगला होता है हार्ट। ब्लड था, अब ये ना सब चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। देखो, ब्लड इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ब्लड को भी कहीं जाने के लिए खुद का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। ब्लड का ऑक्सीजन का मोड ऑफ ट्रांसफर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का आरबीसी, आरबीसी का ब्लड, ब्लड का ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का हार्ट। ऐसे ही होता है। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन से ट्रैवल करके जाता है। हीमोग्लोबिन किस में, आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज कैसे ट्रैवल करेंगी, ब्लड के थ्रू। ब्लड कैसे ट्रैवल करेगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू। जब तक ट्यूब्स ही नहीं होंगी बॉडी में तो ब्लड को पता कैसे लगेगा मुझे जाना किधर है। तो ब्लड वेसल्स ब्लड को डायरेक्शन देती है, ठीक है, उसके अंदर उसको फ्लो करने देती है। और हार्ट क्या होता है, हार्ट तो हमारा पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट पंप करेगा तभी तो ये ब्लड वेसल्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा पाएंगी। तो ये हमारे तीनों के तीनों ट्रांसपोर्टेशन के लिए बॉडी के अंदर होते हैं। समझ आ गया। तो ब्लड का कॉम्पोजिशन अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। ब्लड वेसल्स मैंने बता दिया क्या होते हैं। हार्ट बहुत डिटेल में है, हार्ट के बारे में आगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी याद रखो, इट इज द पंपिंग ऑर्गन। ये ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। जैसे हमारे घरों में मोटर होती है, मोटर क्या करती है, पानी को पंप करती है, वाटर पंपिंग सिस्टम होता है। ऐसे ही हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है। तो हार्ट हमारे शरीर की मोटर है, हार्ट हमारे शरीर की मोटर है। चलो अब पढ़ते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हम ब्लड सेल्स पढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, CO2, CO2 हॉर्मोन्स एंड वेस्ट। प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा बेसिकली हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो प्लाज्मा होता है वो किस में मदद करता है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ट्रांसपोर्टेशन किसके ट्रांसपोर्टेशन में, ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके ट्रांसपोर्टेशन में। और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है। वेस्ट मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे हॉर्मोन्स and other waste materials. This is plasma. ठीक है, this is plasma. एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका अगर प्लाज्मा की डेफिनेशन लिखनी है तो एक बार नोट कर लो अपनी कॉपी वगैरह में। प्लाज्मा की डेफिनेशन एक बार अपनी कॉपी वगैरह में नोट कर लो अगर करनी है तो बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी में जब हमने स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने बोला फूड डाइजेस्ट होता है। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेशन हो गई, डाइजेशन के बाद जो फूड बना, जो डाइजेस्टेड फूड था, उसका ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू प्लाज्मा। तो डाइजेस्टेड फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इट टेक्स प्लेस थ्रू प्लाज्मा। डाइजेस्टेड फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इट टेक्स प्लेस टू प्लाज्मा। एंड प्लाज्मा और अदर गैसेस का भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अदर टाइप ऑफ हॉर्मोन्स एंड वेस्ट वगैरह का भी ट्रांसपोर्टेशन में प्लाज्मा हेल्प करता है। तो इट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रखो, बेसिक बात है, कुछ ज्यादा नहीं बड़ी बात है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखेंगे,
किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है? बॉडी में। देखो अभी जब हमने ट्रांसपोर्टेशन इन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी थी, तो हमने बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे डिजोल्व होती है। कहाँ डिजोल्व होती है? प्लाज्मा में डिजोल्व होती है। तो मतलब प्लाज्मा में इसीलिए डिजोल्व होगी क्योंकि क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना होगा। जब मैंने रेस्पिरेशन पढ़ाया था तो रेस्पिरेशन में हमने एक बात पढ़ी थी। हमने क्या बात पढ़ी थी कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम से हमारे एल्वियोलाई के अंदर एंटर करता है। वापस से सुन लो, ठीक है। हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम से हमारे एल्वियोलाई के अंदर एंटर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कैसे आया? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इसीलिए आया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा की फॉर्म में डिसॉल्व था, और जो ब्लड है वो तो पूरी बॉडी में घूम रहा है, पूरी बॉडी में घूम रहा है। तो प्लाज्मा का क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 नहीं हो गया कि प्लाज्मा पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट CO2 को लेके घूम रही है। जैसे ही वो एल्वियोलाई वाली ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है, वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर डालती है, और इसी प्रोसेस से फिर हमारा क्या होता है? इसी प्रोसेस से फिर वो कहाँ जाती है? एल्वियोलाई से, है ना। फिर वो बैकवर्ड्स ऊपर की तरफ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, देन ट्रेकिया, देन लैरिंग्स, फिर उसके बाद हमारा फारिंग्स, देन नेजल पैसेज, देन नॉस्ट्रिल से बाहर। तो ऐसे उसका इन एक्सहेलेशन भी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें इंटरकनेक्टेड हो गया, ठीक है। सब एक दूसरे से एकदम मेल खा रही है चीजें। अब पढ़ते हैं हमारे ब्लड सेल्स। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ जो हमने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ाया। सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम यूजफुल और नॉन यूजफुल चीजों को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम किसी भी चीज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाते हैं, ठीक है। हम किसी भी चीज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाते हैं, चाहे वो यूजफुल थिंग हो चाहे नॉन यूजफुल थिंग हो। फिर हमने बोला हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए 3 चीजें होती है। पहली चीज होती है ब्लड, दूसरी होती है ब्लड वेसल्स, तीसरी होती है हार्ट, है ना। 3 चीजें होती हैं। जो ब्लड होता है उसमें 2 चीजें होती है। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरे होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा कितने परसेंटेज होता है? 55% होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना परसेंटेज होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लड सेल्स भी कहते हैं। प्लाज्मा के अंदर 91 से 92% ऑफ वाटर होता है। हॉर्मोन्स भी होते हैं बहुत सारे, साथ ही में यहाँ पे साथ ही में हॉर्मोन्स हो गए, क्लोटिंग फैक्टर्स हो गए, प्रोटीन्स भी होते हैं प्लाज्मा के अंदर। उसके बाद हमारा जो ब्लड सेल्स है, 3 ब्लड सेल्स होते हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। ब्लड वेसल्स वो ट्यूब होती है जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। हार्ट क्या होता है? हार्ट पंपिंग ऑर्गन होता है। फिर हमने प्लाज्मा की डेफिनेशन पढ़ी कि प्लाज्मा क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है डाइजेस्टेड फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वेस्ट मटेरियल्स का बॉडी के अंदर, और साथ ही हॉर्मोन्स वगैरह की भी ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा से होती है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं ब्लड सेल्स। हमारे पास 3 तरीके के ब्लड सेल्स मैंने बताए, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं RBCs, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टर। RBCs के अंदर क्या होता है, मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। हमारा जो RBCs होता है ना, ये वैसे 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, बट हाँ, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक बार सुनने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। हमारा जो RBC होता है, वो ना, उसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। देखो सेल का वजूद है, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन इज द मेन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर CPU होता है, वैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है, कंप्यूटर का CPU है, ऐसे ही सेल के लिए क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सेल के लिए क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो अब जो RBC होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि RBCs के अगर अंदर न्यूक्लियस आ जाएगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे करा पाएगा? जगह भर जाएगी ना सारी। तो RBCs अपने न्यूक्लियस को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि हीमोग्लोबिन एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करा पाए। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक बस होती है। जैसे बस लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, वैसे हीमोग्लोबिन अपने अंदर ऑक्सीजन बैठाकर उसको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक लेकर जाता है।
अगला आता है WBCs। WBCs आता है व्हाइट ब्लड सेल्स। WBCs क्या होती है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती है जो कि जर्म वगैरह से फाइट करती है। क्या करती है, जर्म वगैरह से फाइट करती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें मलेरिया का मच्छर काटा, ठीक है, तुमने क्या किया, तुम्हें मलेरिया का मच्छर काटा, तुम्हें मलेरिया हो गया, ठीक है। अब मलेरिया हो गया तो अब क्या होता है, तुम कभी अगर नोटिस करना कि आज अगर तुम्हें मलेरिया हो गया है ना, तुम मलेरिया में तुम्हें बुखार हुआ, तुम्हारा बॉडी में वीकनेस आई, सब हुआ, तुमने मेडिसिन ली और कुछ टाइम बाद क्या होता है, तुम्हारा डिजीज गायब हो जाता है। अब क्या हुआ, अगले साल फिर से मलेरिया का मौसम आया, ठीक है, फिर से मलेरिया के मच्छर ने तुम्हें काटा। बट अब क्या होता है, मलेरिया के मच्छर, अब मलेरिया फैलने के चांसेस बॉडी में कम हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी ने उस डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई है। ऐसा नहीं होता जैसे तुम्हारे घर में अब कोई आ गया, तुम्हारे घर में ना कोई घुस आया, ठीक है, तुम्हें नहीं पता था, तुमने हल्का सा डोर पीक आउट करके देखा, तुम्हें तुम्हें लगा कि यार कोई चोरी करने घुस के आया, तुमने फटाफट डोर बंद कर लिया, है ना, तुमने फटाफट डोर बंद कर लिया, ठीक है। या फिर तुम ऐसे सोचो कि एक दिन तुम्हारे घर में कोई चोर वगैरह घुस आया, ठीक है, चोर घुस आया घर में, सब लूट लाट के सब लेके चला गया। अगले टाइम जब वापस डोर नॉक हुआ तो तुम एक बार कम से कम दिमाग में सोचोगे तो सही कि यार ये वापस तो नहीं आ गए, कहीं ये वापस तो मेरा सामान लेने नहीं आ गए, है ना। तो हमारे मन में शक पैदा हो जाता है, हमारे मन में डर, हम डर तो नहीं कह सकते बट हम बहुत ही ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। ऐसी हमारी बॉडी है। पहली बार जब मलेरिया का मच्छर का जब पहली बार जो मलेरियन मस्कीटो ने हमें काटा, ठीक है, तो हमारी बॉडी ने उस चीजों को, मतलब उसको समझ नहीं आया कि हमारी क्या हो गया, ठीक है, उसको कुछ समझ नहीं आया कि चलो मलेरिया के मच्छर ने काट लिया, अब आगे डिजीज होगी। तो बॉडी इज इन दिस फर्स्ट सिनेरियो में बॉडी इज अनअवेयर, ठीक है, बुखार हुआ, सब हुआ, बॉडी ने सब कुछ झेला, मलेरिया जो फीवर था वो उतर गया, तुम नॉर्मल हो गए एकदम। फिर उसके बाद अगले मॉनसून तुम्हें फिर एक मलेरिया का मच्छर काटा, बट अब तुम्हारी बॉडी अवेयर है, तुम्हारी बॉडी को पता है कि यार अब ये वापस से आया है, ये तो पिछली बार भी आया था, ये पिछली बार आया था तो बुखार दे के गया था, अब ये वापस आया मतलब इस बार भी बुखार देगा। तो तुम्हारी बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है, क्या बना लेती है बॉडी हमारी, एंटीबॉडीज बना लेती है। अब कभी कभी क्या होता है, हम ना बॉडी को टाइम, अब हम कभी कभी क्या होता है कि अब बॉडी को तुम हर बार ऐसे नहीं कर सकते, हर बार तुम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले बीमारी होने तो फिर एंटीबॉडी बनेगी, फिर अगली बार मैं सेफ हो जाऊंगा, नहीं। तुमने अभी पीछे देखा कोविड-19 जब हुआ था, कोविड फैला था, तो कोविड में, है ना, तुम्हें वैक्सीनेशन दी गई थी, ठीक है, वैक्सीनेशन दी गई थी। अब ऐसा नहीं था कि तुम पहले कोविड हो जाए, तुम 14 दिन क्वारंटीन में रह लो, उसके बाद कोविड नॉर्मल हो जाए तो तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, फिर तुम्हें कोविड नहीं होगा। मे बी ऐसा हो कि पहले ही टाइम में पर्सन को इतना हैवी फीवर हो जाए, इतनी गंदे तरीके से बॉडी में वायरस फैल जाए कि पर्सन की डेथ हो जाए। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम वैक्सीनेशन लेते हैं। वैक्सीनेशन में क्या होता है, अब क्या होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें मलेरिया की वैक्सीन दी, ठीक है, तुम्हें चलो मलेरिया भी रुक जाओ, कोविड की बात कर लो, किसी को कोविड हुआ, पर्टिकुलर पर्सन को कोविड हुआ, उस पर्सन को कोविड हुआ, कुछ वो 14 दिन क्वारंटीन में रहा, फिर वो रिकवर हो गया और उसके बाद वो उसके अंदर अब बॉडी के अंदर क्षमता आ गई कि अगर अगली बार कोविड होगा तो मैं लड़ लूंगा। वैक्सीनेशन में क्या होता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर कोविड इंजेक्ट किया गया है, कोविड जो वायरस है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, बट वो वायरस वीकेंड होता है। अगर वायरस खुद अटैक कर रहा है तो वो 100% पावरफुल है, अगर वायरस अपनी मर्जी से अटैक कर रहा है तो वो पावरफुल है। अगर हम वायरस को बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको थोड़ा सा, उसकी पावर्स को उसको थोड़ा वीक करके देते हैं कि वो बॉडी में हल्का फुल्का फीवर कॉज करे, ज्यादा इफेक्ट ना करे बॉडी को, ताकि बॉडी में हल्का सा बस एक स्टिमुलेशन देना है कि भाई तुम एंटीबॉडीज बना लो, तो बॉडी एंटीबॉडीज बना लेगी, है ना। अब कभी भी तुम्हें कोविड हो ही नहीं पाएगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है, ये होता है वैक्सीनेशन का मतलब। हमने थोड़ा टॉपिक डिटेल में ले लिया, बट हाँ क्लैरिटी के लिए बताना जरूरी था। समझ आया क्या WBCs का काम होता है। अब अगर नेचुरली, या तो हमारी बॉडी में WBCs नेचुरली काम करे, या तो उनको स्टिमुलेट करना पड़े। कैसे स्टिमुलेट करोगे, वैक्सीन देके, वैक्सीन दोगे, WBC स्टिमुलेट होंगे तो एंटीबॉडीज बनाएंगे। और दूसरी तरह कैसे स्टिमुलेट हो सकते हैं, खुद ही वायरस घुसा दो, खुद ही पैरासाइट घुस जाए तो WBCs तब हो जाते हैं। तो हर एक केस में अलग अलग चीज होती है।
समझ आया? तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज को, जो किस चीज को किल करती है, जर्म्स वगैरह को किल करती है। तो WBCs एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स को, कीटाणुओं को किल करती है। एक बार ये नोट कर लो, RBCs और WBCs। अगला आता है प्लेटलेट्स। अब देखो इसका भी एक एग्जांपल है, तुम बाहर गए, क्रिकेट खेल रहे हो, मस्त साइकिलिंग कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तुम गिर गए, तुम साइकिल से गिर गए, तुम साइकिल चला रहे थे, तुम गिर गए, तुम्हारा जो नी है वहां पर बहुत गहरी चोट लग गई, ठीक है, वहां से ब्लीडिंग होना चालू हो गई, ठीक है, तुमने तुमने इग्नोर, जब हम खेलते हैं तो हम क्या किसी चीज को देखते थोड़ी, फिर तो हम खेलते ही रहते, चाहे खून निकल जाए, चाहे गोडा पूरा छिल जाए हमारा, नहीं, बट हमें सिर्फ खेलना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम घर गए तो फिर तो तुम कभी, फिर तुम आ ही नहीं सकते वापस, फिर तुम्हें घर ही बैठना पड़ेगा, तो इससे बेटर है खून निकल रहा है, खेलते रहो। तो वो बच्चा क्या था, वो गिरा, उसके ब्लीडिंग हो रही है, उसने उसको इग्नोर किया, ठंडा क्या करते हैं, ठंडे पानी के नीचे जाके रख दो, है ना, ठंडे पानी के नीचे रख देते हैं तो थोड़ा हल्का सा ब्लड रिमूव हो गया, वो वापस खेलने चला गया। अच्छा, घर आया, फिर वापस खेलने मिलने के बाद घर आके उसने देखा कि उसके ना जो जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लीडिंग स्टॉप हो चुकी है, और वहां पे एक ब्राउन कलर का क्या हो सकता है, ब्राउन कलर की पपड़ी सी जम गई है, ब्राउन कलर का ऐसा पपड़ी सी जम गई है, तो वैसा वहां पे जम चुकी है। तो इसी को बोलते हैं क्लॉटिंग, इसी को बोलते हैं क्लॉटिंग। तो प्लेटलेट्स क्या करती है, हमारी बॉडी में क्लॉटिंग में मदद करती है। अगर बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होंगी, ब्लीडिंग, बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होंगी, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगी बॉडी से, और एक ऐसा टाइम आएगा इतना ब्लड लॉस हो जाएगा कि यू विल डाई। तो प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में क्लोटिंग प्रोसेस करती है। तुम आज कहीं पे लग के तुम्हें गिर जाए, तुम्हारा खून आ जाए, तो तुम्हें एक तो मन में रहेगा ना कि यार मेरी प्लेटलेट्स संभाल लेंगी, प्लेटलेट्स पैच बना देंगे, प्लेटलेट्स वो पपड़ी बना देगी कि मेरा ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो क्लॉट बनाने का काम होता है, ये जो पपड़ी बनाने का काम होता है बॉडी के अंदर, खून को रोकने का, खून का थक्का, है ना, उसको मतलब हिंदी में खून का थक्का बोलते हैं, वो जो खून का थक्का बनाने का काम होता है उसे क्या बोलते हैं, वो काम कौन करता है, हमारी प्लेटलेट्स करती है। तो प्लेटलेट्स का काम क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स है जो याद रखने हैं, बीच में जो एक्सप्लेनेशन दी वो इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए दी। आरबीसीज हीमोग्लोबिन, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। WBCs एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो जर्म्स को किल करती है। प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर क्लॉटिंग करती है। क्या करती है, क्लॉटिंग करती है। आई होप इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब हमारे पास 3 ब्लड वेसल्स होते हैं। एक ब्लड वेसल होता है आर्टरी, एक होता है वीन, और एक होता है हमारी कैपिलरीज। 3 ब्लड वेसल्स होते हैं, एक ब्लड वेसल है आर्टरी, दूसरा है वीन, और तीसरा है कैपिलरी। देखो इधर, अब इनका मैंने डिफरेंस लिख के लाई हूं मैं, पढ़ते हैं डिफरेंस क्या होता है। ब्लड फ्लोज अवे फ्रॉम हार्ट, blood flows towards heart and help in exchange of blood, of exchange of substances। क्या होता है, आर्टरी, ये हमारा दिल है, ये हमारा हार्ट है। आर्टरी वो ब्लड वेसल्स होती है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। हार्ट से दूर लेने का मतलब ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। वीन्स क्या करती है, वीन्स ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती है। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है, और वीन्स ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती है। समझ आई? आर्टरीज क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है, और वीन्स ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती है। कैपिलरीज क्या होता है, जैसे ये वीन आ रही है, ये आर्टरीज आ रही है, दोनों के जंक्शन पॉइंट को कैपिलरी कहते हैं। ये वीन आ रही है, ये आर्टरी आ रही है, दोनों का यहाँ मेल मिलाप हो गया, इसे बोलते हैं कैपिलरी। ऐसी दिखती है हमारी कैपिलरी। समझ आया? तो कैपिलरी में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है, सब्सटेंसेस का। तो आर्टरीज का काम ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स हार्ट, यहाँ पे क्या होता है, सब्सटेंसेस वगैरह का एक्सचेंज होता है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड? अ ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है,
ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ये तो सभी को पता है। और यहाँ पे बोथ ब्लड फेल करता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप ऑफ ब्लड कैपिलरीज में देखने को मिलते हैं। आगे देखो, प्रेशर इज हाई, आर्टरी में प्रेशर बहुत होता है, बहुत हाई होता है, यहाँ पे प्रेशर कम होता है, यहाँ पे मीडियम होता है। क्यों ऐसा होता है आर्टरीज में प्रेशर हाई होता है? अगर क्वेश्चन आ गया हाफ ईयरली में कि मुझे बताओ कि आर्टरीज में प्रेशर क्यों हाई होता है, आर्टरीज में प्रेशर इसीलिए हाई होता है क्योंकि जो आर्टरीज होती है वो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है। कहाँ दूर लेके जाती है? ऑर्गन्स के पास लेकर जाती है। ऑर्गन्स वगैरह के पास लेकर जाएंगी तो ऑर्गन तो बहुत जगह है, ऑर्गन तो नीचे भी प्रेजेंट है, ऑर्गन इधर भी है, कोनों में भी है, नीचे की तरफ भी है, तो दूर दूर वाले ऑर्गन्स के पास भी लेके जाना होता है और पास वाले के लिए भी। तो इसीलिए प्रेशर बहुत हाई होता है। हाई प्रेशर से ब्लड को फेंकेगी तभी तो जाके ब्लड दूर वाले ऑर्गन के पास पहुंच जाएगा, ठीक है, तभी तो जाके ब्लड दूर वाले ऑर्गन के पास पहुंच पाएगा। अगर लो प्रेशर से फेंकेगी तो वहीं रुक जाएगा ब्लड, वो नहीं पहुंच पाएगा दूर ऑर्गन्स के पास, ठीक है। अब वीन्स को हार्ट की तरफ लेकर आना होता है, ठीक है, तो तरफ लेके आने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, तरफ लेके आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए जो प्रेशर होता है ब्लड का यहाँ पे कम होता है और यहाँ पे मीडियम प्रेशर होता है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है, यहाँ पे मीडियम प्रेशर होता है। तो यहाँ पे प्रेशर हाई होता है, यहाँ पे लो होता है और यहाँ पे मीडियम प्रेशर देखने को मिलता है। प्रेशर हाई होने की वजह से जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। प्रेशर हाई होने की वजह से जो आर्टरीज की वॉल्स होती है वो कैसी होती है? थिक होती है, मोटी वॉल्स होती हैं, क्योंकि अगर इतना बहुत ज्यादा प्रेशर हाई हो गया तो आर्टरी की वॉल फट ना जाए, आर्टरी की जो वॉल्स है आर्टरी फट ना जाए, इसलिए आर्टरीज की वॉल को थिक बनाया जाता है कि वो कितने भी प्रेशर को सस्टेन कर पाए। समझ आया? इनकी वॉल प्रेशर कम होता है तो वॉल पतली होती है, इनकी थिक वॉल होती है और इलास्टिक वॉल्स होती है, कितना भी खींच सकते हो, कितना भी कंप्रेस कर सकते हो, इलास्टिक वॉल्स होती है। इनकी वॉल नॉन इलास्टिक होती है, नॉन इलास्टिक वॉल होती है वीन्स की। इसमें इसमें बहुत थिन वॉल्स होती है, बहुत थिन बहुत थिन बहुत थिन, ठीक है, वेरी थिन वॉल्स। समझ आया? वेरी थिन वॉल्स। तो एक बार ये डिफरेंस वापस देख लो, अवे फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स हार्ट एक्सचेंज में मदद, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीडियम ब्लड। प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर लो होता है, यहाँ पे मीडियम होता है। वॉल्स थिक और इलास्टिक होती है, यहाँ पे थिन और नॉन इलास्टिक होती है, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पतली वॉल्स होती है, वेरी थिन वॉल्स, वेरी थिन वॉल्स, वेरी थिन वॉल्स, वेरी थिन वॉल्स होती है। समझ आया? आगे देखो, अब ये वाल्व वाला पॉइंट मैं तब पढ़ाऊंगी जब मैं डबल सर्कुलेशन एक बार कंप्लीट कराऊंगी, ये अभी नहीं पढ़ाऊंगी, मेरे को एक बार डबल सर्कुलेशन कंप्लीट कराने दो, फिर हम ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट फिर पढ़ेंगे। आ जाओ, अब देखो ये पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट है कुछ, यहाँ स्टार लगा लो, ठीक है, ये कुछ स्टार पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद होने चाहिए। सबसे पहला, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? आउटा। लार्जेस्ट वीन कौन सी होती है? वेना केवा। ओनली आर्टरी विद डीऑक्सीजन, ये डीओ भी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई है। एक ऐसी आर्टरी बताओ जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। ओनली वेन विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी वेन, ठीक है। एक ऐसी आर्टरी जिसमें लार्जेस्ट आर्टरी आओटा, लार्जेस्ट वीन वेना केवा, एक ऐसी आर्टरी, आर्टरी में वैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, पर एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और उस आर्टरी का नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। और एक ऐसी वेन, सारी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, पर एक ऐसी वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, दैट इज पल्मोनरी वेन। समझ आया? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? ये वाल्व वाला पॉइंट अभी छोड़ दो, अभी हम वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं,
अभी हम हार्ट पढ़ेंगे, फिर ये वाला मैं जब डबल सर्कुलेशन कंप्लीट करा लूंगी, वाल्व का फंक्शन वहां से तुम्हें पता लगेगा, तो अभी वेट करो। चलो अब हमारे हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा हार्ट है। हार्ट ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। ये जो हम व्हाट्सएप पे बेचते हैं ना, ये हार्ट कैसे हार्ट बेचते हो, ये दिस इज नॉट अ हार्ट, है ना। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए रियल हार्ट ये होता है ना। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए रियल हार्ट यही होता है, ये हमारा रियल हार्ट है, ठीक है। हमारे हार्ट में टोटल 4 चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में। टोटल कितने चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं। अपर 2 चेम्बर्स को बोलते हैं एट्रियम, लोअर 2 चेम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मुझे तो बहुत मजा आता है टॉपिक पढ़ाने में, ठीक है। हमारे हार्ट में टोटल 4 चेम्बर्स होते हैं। अपर 2 चेम्बर्स को बोलते हैं एट्रियम, और लोअर 2 चेम्बर्स को क्या बोलते हैं, लोअर 2 चेम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल। अपर 2 चेम्बर्स को एट्रियम, लोअर 2 चेम्बर्स को वेंट्रिकल, ठीक है। तो अपर 2 चैम्बर्स को बोलते हैं एट्रियम एंड लोअर 2 चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल। हमारा हार्ट ऐसा होता है, देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम द हार्ट ऑफ द बॉडी, तो हमारा हार्ट थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, ठीक है। तभी हम बोलते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो थोड़ा लेफ्ट साइड में ऐसा टिल्टेड होता है, ऐसा ऐसे 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 टिल्टेड होता है। तभी हम बोलते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट की तरफ है, क्योंकि हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। समझ आया। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो इधर ऊपर वाला राइट एट्रियम, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल, इधर वाला लेफ्ट एट्रियम, इधर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट साइड हमारी होती है हार्ट की, यहाँ पे कौन सा ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। जो लेफ्ट साइड होती है वहां पे कौन सा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। एट्रियम का काम क्या होता है, एट्रियम रिसीव्स ब्लड, यहाँ पे ब्लड आता है तो एट्रियम जो होते हैं वो थिन होते हैं, इट रिसीव्स ब्लड सो इट इज थिन। ये पंप करता है ब्लड को, पंप करता है ब्लड को, तो ये थिक होता है। ये रिसीव करता है तो थिन होता है, ये पंप करता है तो इसकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है। वॉल मतलब जो साइड वाली दीवार है, ये वाली दीवार, तुम देखो एट्रियम की दीवार कितनी पतली है, वेंट्रिकल की दीवार देखो कितनी मोटी दीवार है, कितनी थिक वॉल्स है ना। क्योंकि यहाँ पे पंप होता है ब्लड, यहाँ पे रिसीव होता है, यहाँ पे पंप होता है। समझ आया। अच्छा, जो ये जो लाइन है ये मैंने लिखी नहीं है, ये लिख दो यहाँ पे। जो लेफ्ट और राइट साइड को ये जो वॉल सेपरेट करती है, इस वॉल को हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। जो लेफ्ट साइड को राइट साइड से अलग करती है, ये जो बीच वाली वॉल होती है, इसका नाम होता है सेप्टम। क्या नाम होता है, सेप्टम। जो राइट साइड को लेफ्ट साइड से क्या करती है, अलग करती है। राइट साइड को लेफ्ट साइड से क्या करती है, अलग करती है। तो वॉल का क्या नाम है, सेप्टम। रिपीट कर देते हैं। हार्ट के टोटल 4 चेम्बर्स, अपर 2 चैम्बर एट्रियम, लोअर 2 चैम्बर वेंट्रिकल, ठीक है। ये हमारा जो हार्ट होता है इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो बोलते हैं कि लेफ्ट की तरफ होता है। ये वाली हमारी राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। ऊपर वाला राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एट्रिया ब्लड को रिसीव करता है तो इसकी जो वॉल्स होती है ये थिन होती है। वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करता है, इसीलिए वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। क्लियर। और बीच में जो राइट और लेफ्ट साइड को सेपरेट करता है, ये जो वॉल होती है इसे क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो आओ अब पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डबल सर्कुलेशन। मैं ये डायग्राम रब कर रही हूँ, पता नहीं हो भी पाएगा रब, एक सेकेंड मुझे टाइम दो, मैं इस डायग्राम को रब कर रही हूँ।
अच्छा ये तो बना हुआ है, मैं एक और पेज लेके वापस से बना देती हूँ ताकि तुम्हें एक्सप्लेन हो जाए एक बार। हाँ इधर देखो, तो हम जब भी हार्ट को मैं बनाती हूँ तो हमेशा बॉक्स डायग्राम से, मैंने खुद भी बॉक्स डायग्राम से पढ़ा है क्योंकि इजी रह जाता है। ठीक है, इधर देखो, ये मेरा हार्ट है, मैं थोड़ा व्हाइट कलर ले लूं, ये देखो, तो ये मेरा ये मेरा हार्ट है। ध्यान से समझना डबल सर्कुलेशन को। बॉक्स, ये मेरा राइट एट्रियम, ये मेरा लेफ्ट एट्रियम, ये मेरा राइट वेंट्रिकल, ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ आया? अब देखो इधर, ऊपर हमारी लंग्स है और नीचे हमारे ऑर्गन्स है। इधर देखो, अब होता क्या है, स्टार्ट कहां से हुई जर्नी, हमारे लंग्स ने सबसे पहले ब्लड प्यूरिफाई किया। इधर देखो ध्यान से समझो, हमारा जो लंग्स था उसने सबसे पहले ब्लड को प्यूरिफाई किया। प्यूरिफाइड ब्लड कहाँ भेज दिया, राइट एट्रियम में भेज दिया। किसके थ्रू भेजा, पल्मोनरी वीन के थ्रू भेजा। ठीक है, हमारे लंग्स ने ब्लड को प्यूरिफाई किया, प्यूरिफाइड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में भेजा, राइट बोल दिया होगा गलती से। ठीक है, हमारे लंग्स ने ब्लड को प्यूरिफाई किया, प्यूरिफाइड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में भेजा। किसके थ्रू भेजा, किसके थ्रू भेजा, पल्मोनरी, पल्मोनरी वीन के थ्रू भेजा। ठीक है, पल्मोनरी वीन के थ्रू हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ एंटर किया, लेफ्ट एट्रियम में एंटर किया। अब लेफ्ट एट्रियम से ये कहाँ एंटर करेगा, इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब क्या होता है, हमारा जो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में एंटर करता है, तो अब ये जो ब्लड है ये वापस एट्रियम में, वेंट्रिकल में एंटर करने के बाद ये वापस एट्रियम में ना चला जाए, तो इनके बीच में द्वार होते हैं, इन द्वार को बोलते हैं वाल्व्स। तो इनको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्या होता है, ये वाल्व्स मैंने बनाया हुआ है। हमारा ब्लड लंग से आया, ऑक्सीनेटेड ब्लड, प्यूरिफाइड ब्लड, पल्मोनरी वीन के थ्रू एंटर किया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड एंटर किया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस एट्रियम में ना चला जाए, इसीलिए द्वार होते हैं। ये द्वार खुलते हैं जब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में एंटर करता है, ये द्वार खुलते हैं जब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में एंटर करता है। लेकिन जब वेंट्रिकल में पहुंच जाता है तो इन द्वारों का तो कोई काम नहीं, अगर खुले रह गए तो वापस ब्लड ऊपर चला जाएगा, ब्लड का बैकफ्लो हो जाएगा। तो इसीलिए ये वॉल्व्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। समझ आया, समझ आया? अब यहां से निकलेगी हमारी लार्जेस्ट आर्टरी, यहां से निकलेगी हमारी लार्जेस्ट आर्टरी आउटा। अब आउटा इस ब्लड को, ऑक्सीनेटेड ब्लड को कहां लेके जाएगी, हमारे ऑर्गन्स के पास लेकर जाएगी, है ना, ऑर्गन्स के पास। तभी तो बोला लार्जेस्ट आर्टरी, क्योंकि आर्टरी ऐसी जो ब्लड को ऑर्गन्स के पास लेकर जा रही है, और ऑर्गन्स तो पूरी बॉडी में स्प्रेड है, तो कहां कहां तक इसको मूव करना होगा, तो इसमें तो ये क्या होती है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है। समझ आया? अब क्या हुआ, ऑर्गन्स ने यूज किया ब्लड को, गंदा वंदा कर दिया ब्लड। अब ये ऑर्गन से ब्लड लेकर, ऑर्गन ने क्या किया, ब्लड को क्या कर दिया, गंदा कर दिया। समझ आया? पहले इतना बताओ, इतना क्लियर है, हाफ साइड क्लियर है? अभी ये पढ़ाऊंगी हाफ साइड, है ना, अभी हाफ साइड पढ़ेंगे, बट पहले ये बताओ कि इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है? ठीक है, अब होता क्या है, ऑर्गन्स ने ब्लड को गंदा किया, ऑर्गन ने ब्लड को गंदा किया। ये जो गंदा ब्लड होता है जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वेना केवा के थ्रू कहाँ एंटर करता है, हमारी राइट एट्रियम में। किसके थ्रू एंटर करता है, वेना केवा के थ्रू, वेना केवा, वेना केवा के थ्रू कहाँ एंटर करता है, हमारी राइट एट्रियम में एंटर करता है। सुनो मेरी बात, सबसे पहले ब्लड आया, लंग्स ने ब्लड को प्यूरिफाई किया, एंटर करवाया लेफ्ट एट्रियम में,
लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ आया पल्मोनरी वेन के थ्रू, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन्स की तरफ थ्रू आउट आ, ऑर्गन्स ने ब्लड को गंदा किया, गंदा करने के बाद ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था ये वेना केवा के थ्रू हमारी राइट एट्रियम में चला गया। तो वेना केवा लार्जेस्ट वेन जो पता नहीं कौन से ऑर्गन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड उठा के राइट एट्रियम में ला रही है, तो इट इज द लार्जेस्ट वेन। अब क्या हुआ, राइट एट्रियम में गया, अब राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। वापस डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में ना चला जाए तो बीच में क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड। अब राइट एट्रियम इसे भेजेगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कहाँ भेजेगा, लंग्स के पास भेजेगा, लंग्स इसे फिर से प्यूरिफाई करेगी, फिर ये चीज चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तभी इसे हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। तभी क्या बोला जाता है, तभी हम इसे क्या बोलते हैं, तभी हम इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तभी हम इसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्यों डबल सर्कुलेशन बोला, क्योंकि हार्ट में ब्लड 2 बार एंटर कर रहा है, पहले एक बार किया फिर दूसरी बार किया, ये एक साइकिल चल रही है ना, एक बार किया दूसरी बार किया, तो हार्ट में ब्लड 2 बार एंटर करता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। एक बार स्टार्टिंग से वापस से रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनो, कान एक बार आंखें आईज क्लोज करके अपने कानों को खोलो और ध्यान से सुनो। हमने एक हार्ट बनाया, हार्ट के ऊपर लंग्स बनाई, उसके नीचे ऑर्गन्स बनाया। सबसे पहले क्या हुआ, लंग्स ने ब्लड को प्योरीफाई किया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में भेज दिया, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ना आ जाए तो बीच में वाल्व्स है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा के थ्रू ऑर्गन्स के पास गया, ऑर्गन्स ने ब्लड को गंदा किया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, वापस ना आ जाए तो वाल्व्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के बाद, फिर लंग्स उसको प्यूरिफाई करेगी, फिर लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ फिर ऑर्गन्स गंदा करेंगे, फिर राइट एट्रियम में, तो ऐसे ये घूमता रहेगा। समझ आया, रिपीट कर दिया मैंने, ये तो बना ही हुआ है, ये मैंने एक और बना दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है बिटवीन डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन। ब्लड एंटर्स ट्वाइस इनसाइड द हार्ट, ब्लड 2 बार एंटर करता है हार्ट में, अभी पीछे देखा ही था, ये देखो 2 बार एंटर कर रहा था ना, एक बार इस साइड एक बार इस साइड, तो ब्लड एंटर ट्वाइस इनसाइड द हार्ट, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड एक ही बार एंटर करता है हार्ट में, जो कि फिशेस में देखने को मिलती है, यहाँ पे 2 बार एंटर करता है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन बहुत सारे एनिमल्स में देखने को मिलती है। आगे मैंने एक टेबल बना रखी है, इधर देखो। अब यहाँ पे लिखे हुए हैं एक एनिमल का नाम, उसके हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं और वो कौन सी सर्कुलेशन करता है। अगर मैं बोलूं फिशेस, फिशेस का साइंटिफिक नेम होता है पाइसिस, फिशेस का साइंटिफिक नेम होता है पाइसिस, ठीक है। फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं और यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होता है। फिशेस के अंदर सिंगल सर्कुलेशन कैसे होता है, इधर देखो, मैं यहाँ छोटा सा बना रही हूँ, रब कर दूंगी। फिशेस के अंदर होता क्या है, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल फिश है, मैं नीचे लिख रही हूँ इसके, ठीक है, मैं एक बार लिख देती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। देखो इधर सिंगल सर्कुलेशन होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल फिश में हो रहा है, फिश ने क्या लिया, फिश का जो ब्लड था, जो गंदा ब्लड था, ठीक है, फिश का जो डीओबी मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड, फिश का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके हार्ट में गया। अब यहाँ पे हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं, 2 ही चेम्बर्स होते हैं, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में घूमा, फिर हार्ट ने डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप किया। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये गिल्स के अंदर गया, गिल्स ने इस ब्लड को ऑक्सीजनेट किया, साफ किया ब्लड को, ठीक है, साफ किया। समझ आया ना, क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गया, हार्ट में घूमा, फिर कहाँ गया, गिल्स में गया, गिल्स ने ब्लड को साफ कर दिया, साफ कर दिया तो क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब ब्लड को वापस हार्ट में जरूर, अब फिर उसके बाद कहाँ चला गया, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स के पास चला गया। समझ आया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में गया, हार्ट से बाहर आया, गिल्स में गया, गिल्स ने ऑक्सीजनेशन की, ब्लड को प्योरीफाई किया, उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी ऑर्गन्स के पास चला गया। तो यहाँ पे हार्ट में ब्लड एक ही बारी तो एंटर कर रहा है, हार्ट में ब्लड एक ही बारी तो एंटर कर रहा है, तो क्या हम इसे बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, क्या हम बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन, यस बोलेंगे।
अगर मैं बोलूं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के अंदर कौन आते हैं? फ्रॉग आता है, फ्रॉग। इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। 3 चैम्बर्ड मतलब 2 एट्री और एक ही वेंट्रिकल। पूरी बॉडी में मिक्स्ड ब्लड फ्लो करता है। मिक्स्ड ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स्ड, एकदम मिक्स्ड ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी के अंदर। रेप्टाइल्स की बात करूं, स्नेक वगैरह की, इनके पास भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और इनमें भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है, एक रेप्टाइल को छोड़कर, दैट इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है और उसमें डबल सर्कुलेशन होती है। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसका? एक्सेप्शन रेप्टाइल्स का। सारे रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सिर्फ एक रेप्टाइल को छोड़ के, दैट इज क्रोकोडाइल, जिसके अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। और क्रोकोडाइल के अंदर कौन सी सर्कुलेशन होती है? डबल सर्कुलेशन। मैमल्स जैसे ह्यूमंस, हमारे पास तो होता ही 4 चेम्बर्ड हार्ट है और हमारे अंदर कौन सी सर्कुलेशन हो रही है? डबल सर्कुलेशन। समझ आया? ये टेबल याद कर लेना अच्छे से। अगला टॉपिक आता है लिम्फ। थोड़ा सा ही बचा बस। एक बार मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार इसे नोट कर लो। लो, एक बार मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ टू टेक द स्क्रीनशॉट। नोट कर लो, नोट कर लो। नोट कर लो। और जिन बच्चों का सिलेबस खत्म हो गया है उनके लिए मैं टॉप 50 क्वेश्चंस डाल रही हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, हाफ ईयरली में आएंगे ही आएंगे। मैंने प्रिपेयर कर लिया, बस जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा उसके बाद वही टॉप 50 क्वेश्चंस रिकॉर्ड कर दूंगी और दोनों को एक साथ डाल दूंगी, नहीं तो टॉप 50 क्वेश्चंस आफ्टरनून तक आ जाएंगे। समझ आ गया ना इतना? आगे देखो, अगला टॉपिक आता है लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है, हमारी बॉडी में सिर्फ एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड नहीं होता, ब्लड तो होता ही होता है, साथ में एक लिम्फ भी होता है, ठीक है? साथ में एक लिम्फ भी होता है। अब देखते हैं लिम्फ बना कैसे है। देखो इधर, लिम्फ क्या है? एक कलरलेस फ्लूइड होता है, फॉर्म्ड ड्यू टू द लीकेज ऑफ WBCs, प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स फ्रॉम ब्लड। फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है। इधर देखो, ध्यान से देखना, अच्छा टॉपिक है, आराम से सुनोगे तो अच्छे से समझ आएगा। ये मेरी एक ब्लड स्ट्रीम है, यहाँ पे अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। अब क्या हो गया, ये मेरे नीचे टिश्यूज है, ये मेरे नीचे टिश्यूज है। होता क्या है, कभी कभार ब्लड में से WBCs, प्रोटीन्स और प्लाज्मा ब्लड से लीक आउट कर जाते हैं, ब्लड से लीक आउट कर जाते हैं और वो कहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं? टिश्यूज के आसपास एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये जो प्लेटलेट्स बोल रही, ये जो प्रोटीन्स, ये जो प्लाज्मा, ये जो WBCs हमारे ब्लड स्ट्रीम से लीक आउट करे और टिश्यू के आसपास एक्यूमुलेट हो गए, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? लिम्फ। तो लिम्फ कैसे बनता है? जब ब्लड स्ट्रीम में से WBCs, प्लाज्मा और प्रोटीन लीक आउट करके टिश्यूज के आसपास एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसी तो बोलते हैं लिम्फ। टिश्यू फ्लूइड क्यों बोला? क्योंकि टिश्यूज के आसपास एक्यूमुलेट हो गया ना फ्लूइड, टिश्यूज के आसपास फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया तो क्या हमने टिश्यू फ्लूइड बोल दिया? समझ आया? क्लियर? इधर देखो, तो कलरलेस होता है, इसका कोई कलर क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो, हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो कहाँ से आता है? आरबीसी से आता है। कैसे आता है? क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। अब लिम्फ में तो आरबीसी आए ही नहीं, लिम्फ में तो सिर्फ 3 चीजें आई, प्लाज्मा, प्रोटीन्स और हमारा WBC। तो आरबीसी तो आए ही नहीं, तो इसीलिए कलरलेस, नो कलर, कोई कलर नहीं होता लिम्फ का। इतना समझ आया? अब इसके फंक्शंस देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन देखो, इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोजन। ये हमें पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी देता है। क्यों इम्यूनिटी कैसे देगा? क्योंकि हमारे लिम्फ के अंदर WBCs भी तो आए हैं,
प्लाज्मा, प्रोटीन और डब्ल्यूबीसीज। और डब्ल्यूबीसीज क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और जर्म्स को किल करते हैं। तो क्या हमें इम्यूनिटी मिल गई अगेंस्ट जर्म्स? तो क्या लिम्फ हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट पैथोजन? पैथोजन कौन होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसीज की वजह से, लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसीज के आने की वजह से लिम्फ क्या देता है? हमें इम्यूनिटी देता है अगेंस्ट पैथोजन। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा देखो, remove excessive fluid from tissues and maintain balance between blood and tissue। अब होता क्या है, जो लिम्फ होता है वो जब भी लिम्फ होता है तो लिम्फ क्या करता है? टिश्यूज के चारों तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है। लिम्फ जो होता है हमारे टिश्यूज के चारों तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है, टिश्यूज के चारों तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है। और कभी कभार ज्यादा फ्लूइड जब टिश्यूज के चारों तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है तो लिम्फ ही इन्हें रिमूव करता है, लिम्फ ही इसे क्या करता है? रिमूव करता है। तो कभी कभार क्या होता है, हमारे टिश्यूज वगैरह जो होते हैं ना, उनके आसपास एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाता है, तो लिम्फ क्या करता है? इस एक्सेसिव फ्लूइड को हमारी मेजर वीन में जाके ड्रेन कराता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? एक्सेसिव फ्लूइड को एक्यूमुलेट होने से रोकता है, जिसकी वजह से बैलेंस मेंटेन होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो जब भी टिश्यू के आसपास एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, लिम्फ क्या करता है? उसे मेजर वीन में ड्रेन कराता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ एक्सेसिव फ्लूइड कम डेवलप होता है। ठीक है, और एक बैलेंस मेंटेन रहता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। समझ आया? अब अगला टॉपिक, एब्जॉर्प्शन फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस बैक टू, ये क्या करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या करता है? फैट या फिर फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस को कहाँ भेज देता है? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के पास भेज देता है। तो ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट पैथोजन, रिमूव एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज ताकि बैलेंस मेंटेन कर पाए बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। एंड तीसरा पॉइंट, ये एब्जॉर्प्शन करता है, फैट वगैरह को एब्जॉर्ब करता है और कहाँ ड्रेन करके आ जाता है उसे? और कहाँ ड्रेन करके आ जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये क्या करता है? लिम्फ अपने अंदर फैट वगैरह को एब्जॉर्ब करता है और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाकर ड्रेन कराता है। तो यहाँ तो एब्जॉर्प्शन करता है फैट का और फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस का। समझ आया? समझ आया? तो लिम्फ इज अ टॉपिक, इजी टॉपिक। ठीक है, इजी टॉपिक है। लिम्फ समझ आया? वापस से बताती हूँ, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है। ब्लड स्ट्रीम में से जब प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसीज और प्रोटीन लीक आउट करते हैं और टिश्यूज के चारों तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो लिम्फ की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, लिम्फ क्या होता है? कलरलेस होता है, तभी इसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट पैथोजन ड्यू टू डब्ल्यूबीसीज, रिमूव एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज और बैलेंस मेंटेन करता है बिटवीन ब्लड और टिश्यूज, एब्जॉर्ब कर लेता है फैट को और फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस को और उनको कहाँ भेज देता है? बैक टू दी सर्कुलेटरी सिस्टम। CS मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ आया? समझ आया? अब पढ़ते प्लांट्स, अब पढ़ते ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये देखो 2 स्लाइड का है, बस खत्म। अगला टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो एक बार जिसको लिम्फ लिखना है वो लिख सकता है, जिसको लिम्फ लिखना है वो लिख सकता है। अगला टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब हम देखो, हमने एनिमल्स में पढ़ लिया, अब प्लांट्स में पढ़ेंगे। देखो इधर, अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए 2 टिश्यूज होते हैं। एक टिश्यू का नाम होता है जाइलम और दूसरे टिश्यू का नाम होता है फ्लोम। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए 2 टिश्यूज होते हैं। एक टिश्यू का नाम होता है जाइलम, दूसरे टिश्यू का नाम होता है फ्लोम। एक का नाम होता है जाइलम, दूसरे का नाम होता है फ्लोम। जाइलम क्या करता है? किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोम किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है।
ठीक है। जो जाइलम होता है वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जो फ्लोम होता है वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का। जाइलम के ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, और फ्लोम के फूड ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो जाइलम वाटर और मिनरल्स का, फ्लोम फूड का, इस प्रोसेस को बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, और फ्लोम के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब होता क्या है, ध्यान से सुनो। ये हमारा एक पेड़ का स्टेम है, ये उसके नीचे की तरफ रूट्स है, और ये हमारा एक लीफ है। अब वाटर हम कहाँ देते हैं, वाटर कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, हमारी रूट्स के पास एब्जॉर्ब होता है। वाटर कहाँ पर होता है, हमारी रूट्स के पास होता है। तो रूट से होता हुआ, रूट से जो जाइलम होता है वो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स रूट्स के पास होते हैं, तो ये रूट से होते हुए ऊपर मूव करते हैं और बाकी एरियल पार्ट्स को वाटर वगैरह देते हैं। तो जो जाइलम होता है वो वाटर और मिनरल्स की अपवर्ड मूवमेंट कराता है, लेकिन जो फ्लोम होता है वो फूड की डाउनवर्ड मूवमेंट कराता है, या फिर अपवर्ड भी कराता है। दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होती है फ्लोम की। इधर देखो मैंने डिफरेंस लिख रखा है, देखो वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट या फूड का, ये तो क्लियर है। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स। जो वाटर था वो कहाँ मूव कर रहा था, रूट से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, एरियल पार्ट्स मतलब ऊपर वाले पार्ट्स की तरफ। और जो फ्लोम होता है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन दोनों डायरेक्शन में कराता है। कहाँ कराता है, दोनों डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर फिजिकल फोर्स दैट इज ट्रांसपिरेशन, पुल एंड रूट प्रेशर। देखो इधर, जब भी हम कोई भी काम ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हैं, जैसे अब होता है मोटर, हम घर में मोटर क्यों लगाते हैं, हम घर में मोटर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हमें पानी को ऊपर भेजना होता है। पानी नीचे आना इज इजी, वो ग्रेविटी मदद कर रही है, लेकिन पानी ऊपर जाना इज नॉट इजी, तो उसके लिए हम मोटर लगाते हैं। और मोटर क्या होती है, एक फिजिकल फोर्स होती है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। वैसे ही प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल्स को ऊपर भेजने के लिए एक फिजिकल फोर्स की, एक मोटर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो मोटर कौन होता है, रूट प्रेशर। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे हमारा, जब हम यहाँ पे पानी देते हैं तो यहाँ पे पानी का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, यहाँ पे पानी का प्रेशर कम होता है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर होती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो कभी कभार प्रेशर डिफरेंस से वाटर मूव करता है, जिसे बोलते हैं रूट प्रेशर। यहाँ पे पानी का प्रेशर ज्यादा होता है, यहाँ पे पानी का प्रेशर कम होता है, हमेशा चीजें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो वाटर इधर, तभी तो इधर से इधर की तरफ मूव करता है। पहली फोर्स हो गई। दूसरी, जब मैं तुम्हें स्टोमेटा पढ़ा रही थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा जो स्टोमेटा होता है उससे एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर। जो स्टोमेटा से क्या होता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो हवा की तरफ क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। जो वाटर वेपर्स होते हैं वो हवा में इवेपोरेट हो जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे धीरे धीरे वाटर का लॉस होता है। मतलब यहाँ पे पानी की क्वांटिटी कम है, यहाँ पे पानी ज्यादा है, तो पानी हाई जगह से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, हाई जगह से हाई से लो मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी लॉस हो रहा है ना, तो पानी कम हो रहा है, यहाँ पे पानी ज्यादा है तो हाई से लो मूव करेगा। तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से भी वाटर अपवर्ड मूव करता है। पहला तो हो गया रूट प्रेशर। रूट प्रेशर कैसे, यहाँ पे पानी ज्यादा कम, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ट्रांसपिरेशन पुल कैसे होता है, स्टोमेटा पानी को लूज कर रहा है, वाटर कम हो रहा है, वाटर लेवल कम हो रहा है, यहाँ पे पानी कम हो रहा है, यहाँ पे पानी ज्यादा ही है, तो पानी इधर से ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह तक मूव करता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। और फ्लोम दोनों डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, तो फ्लोम को क्या रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किस फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी को हम बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ आ गया प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन। तो एक बार रिपीट कर देती हूँ, प्लांट में दो टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोम। जाइलम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोम फूड का करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। होता क्या है, वाटर मिनरल्स फूड, यहाँ पे अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो दो फिजिकल फोर्स, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे पानी का प्रेशर ज्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है, इसलिए पानी इधर से इधर मूव करता है।
यहाँ पे स्टोमाटा की वजह से वाटर लॉस हो रहा होता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, यहाँ पे वाटर ज्यादा है, तो जहाँ पे वाटर ज्यादा है और वाटर कम है तो हाई जगह से लो तक मूव करेगा, इसीलिए ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से भी वाटर अपवर्ड मूव करता है। और यहाँ पे फूड को दोनों डायरेक्शन में मूव कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किस फॉर्म में चाहिए होती है एनर्जी? एटीपी की फॉर्म में चाहिए होती है। समझ आया? अब लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज एक्सक्रीशन। तो इतना समझ आ गया? क्या सबको ट्रांसपोर्टेशन समझ आया? मैं सोच रही थी एक्सक्रीशन कल करा दूं, बट यार छोटा सा टॉपिक है, उसके लिए अलग से फिर 10-15 मिनट की अलग से वीडियो थोड़ी बनाएंगे, इसी में इंक्लूड करके दे देंगे। ठीक है, समझ आ गया? ट्रांसपोर्टेशन समझ आ गया? बताओ, ट्रांसपोर्टेशन समझ आ गया? क्या अब हम अगला टॉपिक चालू करें दैट इज एक्सक्रीशन। देखो एक्सक्रीशन छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, एक्सक्रीशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस ये देखो, अगर मैं तुम्हें स्लाइड्स दिखाऊं, सबसे पहले तो पढ़ना ही है कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, फिर नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद स्टेप्स पढ़ने हैं यूरिन फॉर्मेशन के, फिर उसके बाद ये पढ़ना है कि प्लांट्स का क्या मेथड होता है एक्सक्रीशन करने का। खत्म। समझ आया? आज ही मिल जाएगी, मतलब आज रात को मैं बना रही हूँ ये 13। ये कब बन रही है वीडियो? ये अभी 13 नाइट में बन रही है, 13 ही चल रहा है ना, हाँ 39 नाइट में बन रही है वीडियो। तो ये 14 सुबह अपलोड होगी, अगली वीडियो 14 नाइन्थ नाइट में बनेगी, और वो 15 सुबह अपलोड होगी। तो ऐसे वीडियो अपलोड होती है, ठीक है, एक दिन में एक ही बना पाते हैं, है ना। ये अभी 13 नाइट को वीडियो बन रही है, ये 14 सुबह अपलोड होगी, वो अगली वीडियो फिर 14 नाइट में बनेगी और वो 15 सुबह अपलोड होगी। करें आगे चालू, नेक्स्ट टॉपिक चालू करें। अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन के सबसे पहले तो जब भी हम कोई टॉपिक चालू करते हैं तो उसके नाम में घुसने की कोशिश करते हैं और उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो एक्सक्रीशन क्या है? एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जहां पर हम रिमूव करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को। कहां से? बॉडी से। तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं। वेस्ट क्या होता है? कौन सा वेस्ट? वेस्ट कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट कैन बी एक्सेसिव वाटर, वेस्ट कैन बी यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड। ये एसिड पूरा लिख लो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, ये एसिड है, यूरिक एसिड, ठीक है। तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, एक्सक्रीशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर बॉडी से वेस्ट को रिमूव किया जाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जाता है। वेस्ट के नाम पूछ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड हो गया, एक्सेसिव वाटर हो गया, तो दीज आर द वेस्ट, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, अगर तुम देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लगाया है, ये हमारी किडनी का डायग्राम है, ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले 2 पेयर ऑफ किडनी होती है। क्या ये समझ आ रहा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में कितने पेयर ऑफ किडनी होती है? 2 पेयर ऑफ किडनी होती है, ठीक है, 2 पेयर ऑफ किडनी होती है ना। इस किडनी, ये वाली किडनी और ये वाली किडनी, 2 पेयर ऑफ किडनी होती है। फिर ये 2 पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं, है ना, एक ब्लैडर होता है और एक हमारा यूरेथ्रा होता है। अब सबका काम देखो, किडनी क्या करती है? किडनी यूरिन को प्रोड्यूस करती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? किडनी प्रोड्यूसेस यूरिन। किडनी का काम क्या है? किडनी यूरिन को प्रोड्यूस करती है। यूरेटर यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक लेके जाते हैं। यूरेटर क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करते हैं? यूरेटर का काम होता है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इन्हें यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर यूरिन को
किडनी से ब्लैडर तक लेके जाते हैं। तो किडनी ने बनाया, यूरेटर ने ब्लैडर तक पहुंचाया किडनी से, ब्लैडर यूरिन को टेम्पोरली स्टोर करके रखता है, टेम्परली स्टोर करके रखता है, और यूरेथ्रा से यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। समझ आया? किडनी में यूरिन प्रोड्यूस हुआ, यूरेटर से जो यूरिन है वो कहाँ गया, यूरेटर से जो यूरिन है वो किडनी से ब्लैडर में गया, ब्लैडर में यूरिन टेम्पोरली स्टोर हुआ और यूरेथ्रा से बॉडी के यूरिन बाहर आ गया। एक्सक्रीशन इज नॉट इक्वल टू इजेशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करना। एजेशन में हम बॉडी में अनडाइजेस्टेड वेस्ट रिमूव करते हैं। ध्यान से सुनो, एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं, इजेशन में अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट होता है उसको रिमूव किया जाता है। समझ आया? ये पेज क्लियर हो गया? ये पेज क्लियर हो गया? अगर ये नोट्स लिखोगे तो नोटबुक में डायग्राम बनाना, एकदम अच्छे से लेबलिंग करना, डेफिनेशन लिखना, अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है। अगला टॉपिक देखो। अगला टॉपिक आता है नेफ्रॉन, किडनी की फंक्शनल यूनिट। नेफ्रॉन क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। नेफ्रॉन क्या होती है? किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। किडनी में छोटे 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 नेफ्रॉन होते हैं जो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हीं नेफ्रॉन्स में से होते हुए यूरिन हमारे यूरेटर में जाता है, यूरेटर से फिर ब्लैडर में जाता है, और ब्लैडर से यूरेथ्रा में। तो ये बेसिकली किडनी यूरिन नहीं प्रोड्यूस कर रही है, इनके अंदर जो नेफ्रॉन प्रेजेंट है वो यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी की फंक्शनल यूनिट इज नेफ्रॉन। एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, या फिर 10 लाख। एक किडनी में टोटल 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। वन किडनी कंसिस्ट ऑफ टोटल 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। इधर देखो, ये होते हैं हमारे स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। होता क्या है, मैं नेफ्रॉन का डायग्राम दिखा देती हूँ। ये मेरा एक नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के पार्ट्स लेबल कर लेते हैं। ये वाला जो घुमावदार, ये जो ब्लड वेसल्स का गुच्छा दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो कप जैसा पार्ट दिख रहा है, इसे बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये जो ये ट्यूब, पूरा ये ट्यूब सिस्टम जो दिख रहा है, इसे बोलते हैं टेब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और ये जो डक्ट जैसा सिस्टम दिख रहा है, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। नाम लिख लो, इसका नहीं लिखा हुआ। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। समझ आया? तो ये वाला जो ब्लड वेसल्स का गुच्छा टाइप इज ग्लोमेरुलस, कप शेप्ड इज बोमेन्स कैप्सूल, ये ट्यूब वाला पूरा पार्ट इज टेब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये डक्ट जैसा पार्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। होता क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, जो ब्लड है, सबसे पहले पढ़ते हैं 3 स्टेप्स में यूरिन फिल्टर होता है। जो 3 स्टेप होता है, फिल्टर बोलो, 3 स्टेप में यूरिन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। पहले वो 3 स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप, एक एक स्टेप पढ़ेंगे और मैं डायग्राम में दिखाऊंगी। सबसे पहला स्टेप आता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। सबसे पहला स्टेप आता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। होता क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स फ्रॉम ब्लड आर फिल्टर्ड एंड एंटर इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। अब होता क्या है, देखो इधर, ये मेरा ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस में ब्लड एंटर किया, ब्लड, यहां से ब्लड आ रहा है। ब्लड में क्या हुआ, ब्लड में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट था, ग्लूकोज था, वाटर था, अमीनो एसिड था, जो सॉल्ट्स वगैरह थी, वो सबको हमने ब्लड से खींच लिया। ब्लड का आया, ब्लड पूरा हमारे पास आया। ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, एक्सेसिव वाटर हमने ब्लड से खींच लिया और कहाँ पहुंचा दिया उसे, बोमेन्स कैप्सूल में पहुंचा दिया। तो मतलब हमने उसको ब्लड से फिल्टर करा दिया। अब पूछ सकते क्या क्या चीजें फिल्टर करी, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, एक्सेसिव वाटर, अमीनो एसिड्स और सॉल्ट्स वगैरह, ठीक है। क्या हुआ, ग्लोमेरुलस में यहाँ पे ब्लड आया, ब्लड से हमने नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, जो भी सारी चीजें थी उनको सब खींच ली और उनसे सब छीन ली और उसको कहाँ भेज दिया, बोमेन्स कैप्सूल में भेज दिया। तो पहली फिल्ट्रेशन तो हो गई। ये फर्स्ट स्टेप था यूरिन फॉर्मेशन का। सेकेंड स्टेप देखो, selective reabsorption. Useful substances, glucose, water, amino acid, salts, they are reabsorbed by the capillaries. अब क्या हुआ, जैसे ही बोमेन्स कैप्सूल से हमने चीजों को आगे पहुंचाया, तो इस पार्ट में क्या हुआ, हमारी बॉडी ना थोड़ी स्लो है। अब बॉडी को बाद में पता लगा
कि यार जो ग्लूकोज की मैंने फिल्ट्रेशन करी तो उसे तो मैं यहाँ यूज कर सकती थी, अमीनो एसिड्स को यहाँ यूज कर सकती थी, सॉल्ट्स को यहाँ यूज कर सकती थी, पानी को यहाँ यूज कर सकती थी। तो बॉडी को धीरे धीरे याद आने लगा, उसने क्या किया, इन सबको वापस बुला लिया। पहले तो भेज दिया, अब वापस बुला लिया। वापस बुलाना मतलब इनको रीअब्सॉर्ब करा लिया। यहाँ ये जो ट्यूबुलर पार्ट होता है इसके चारों तरफ एक पूरा सिस्टम होता है कैपिलरीज का। तो यहाँ से जो सामान जैसे ग्लूकोज जो बॉडी को लगता है कि ये यूजफुल हो सकता है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स वगैरह, उसे यहाँ से वापस हमारी कैपिलरीज में बुला लिया, उनको रीअब्सॉर्ब करा ली, क्योंकि बॉडी को अब लगता है कि यार मैं तो इसको कहीं और यूज कर लूंगा, इसको मैं क्यों वेस्ट जाने दूं। समझे? अब तीसरा प्रोसेस देखो, टेबुलर सिक्रीशन। यूरिया, सॉल्ट, वाटर passes through collecting duct, passes through the tubules, exit from the collecting duct and then through ureter। अब हुआ क्या, रीअब्सॉर्प्शन कराने के बाद अब जो भी सामान बचा, चाहे वो यूरिया हो, वाटर हो, चाहे है ना, चाहे वो यूरिया हो, वाटर हो, सॉल्ट्स हो, अब ये क्या पास करेगा, हमारे ये टेब्यूलर पार्ट से ऐसे 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 से पास करेगा और हमारी कलेक्टिंग डक्ट से ये बाहर निकल जाएगा और हमारे यूरेटर से ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर से यूरेथ्रा से बाहर। ठीक है, तो वापस सुनो हुआ क्या, सबसे पहले ब्लड आया, ब्लड से हमने नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट वगैरह सब निकाल ली और उसको बॉमिन्स कैप्सूल में डाल दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको आगे भेजा, फिर बॉडी को याद आया यार ग्लूकोज को तो मैं इधर यूज कर सकती हूँ, अमीनो एसिड्स को इधर यूज कर सकती हूँ, सॉल्ट्स को इधर यूज कर सकती हूँ। तो बॉडी ने इन्हें वापस बुला लिया, इन्हें रीअब्सॉर्ब करा लिया, कहाँ बुला लिया, इन्हें वापस बुला लिया। अब जो बचा हुआ सब्सटेंसेस थे जिनको वापस नहीं बुलाया था, जैसे यूरिया, थोड़ा बचा हुआ पानी, थोड़ी बहुत सॉल्ट्स, वो हमारे टेब्यूलर पार्ट से पास होते हुए हमारी कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकली। कलेक्टिंग डक्ट के आगे था हमारा यूरेटर, यूरेटर के बाद गई ब्लैडर में, ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर निकल गया इन फॉर्म ऑफ यूरिन। समझ आया? तो ये था हमारा स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो ये पूरा हमने क्लियर कर लिया है, ये पूरा हमारा क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब हम लास्ट टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्लांट्स यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन। जो प्लांट्स है वो अलग अलग मेथड्स को अडॉप्ट करता है एक्सक्रीशन करने के लिए। ठीक है, प्लांट्स क्या करता है, अलग अलग मेथड को अडॉप्ट करता है टू डू एक्सक्रीशन। सबसे पहला O2 and CO2 is diffused through stomata। सबसे पहला हमने बोला जो प्लांट है, प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस के टाइम में ऑक्सीजन वेस्ट है और रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है। तो ये जो दो अलग अलग प्रोसेसेस में दो अलग अलग वेस्ट होते हैं, इसे कैसे बाहर निकालता है, स्टोमाटा के थ्रू, क्योंकि स्टोमाटा से ही तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन वेस्ट, रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट, तो इसे बाहर कैसे निकालता है, स्टोमाटा के थ्रू, क्योंकि स्टोमाटा से ही तो गैसियस एक्सचेंज होता है। दूसरा पॉइंट, एक्सेसिव वाटर ट्रांसपिरेशन, ये तो अभी बताया, एक्सेसिव जो वाटर होता है वो वाटर वेपर्स के थ्रू स्टोमाटा से निकल जाता है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। दो पॉइंट तो हमें पहले से ही पता है। प्लांट लूज सम ऑफ द ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड ओल्ड बार्क। कभी कभार क्या होता है, जब पेड़ वगैरह बूढ़ा हो जाता है तो अपने जो पुराने लीव्स होते हैं, जो पुरानी बार्क होती है, उसको रिमूव करता है, ओल्ड पार्ट्स को रिमूव करता है। तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, प्लांट वेस्ट ही हो गया ना। ओल्ड लीफ इज अ वेस्ट ऑफ फॉर प्लांट। ओल्ड लीफ कोई किचन थोड़ी रह गया, ओल्ड लीफ खाना कैसे बनाएगा, है ना। लीफ का क्या काम होता है, लीफ इज द किचन ऑफ द हाउस। अब किचन ही नहीं बची है क्योंकि लीफ पुराना हो गया है, तो अब तो वो प्लांट के लिए वेस्ट ही है, तो वो उसको अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है। समझ आया? many plant waste is removed by vacuole। अगर तुमने क्लास 9 पढ़ी होती है तो क्लास 9 में तुम्हें बढ़ाते हैं कि प्लांट जो अपना है, प्लांट अपना जो वेस्ट होता है, जो सारा सैप होता है, जो सारा वेस्ट मटेरियल होता है, वो वैक्यूल में डाल देता है। ठीक है, वैक्यूल से रिमूव करता है। अगर तुमने पढ़ा हो तो सेल वाला चैप्टर 9th क्लास में, कि प्लांट का जो सारा वेस्ट होता है, जो सैप होता है, जो सब वेस्ट होता है, वो कहाँ से रिमूव करता है, वैक्यूल से रिमूव करता है। तो एक स्टेप हो गया वैक्यूल। सबसे पहला स्टोमेटा, O2 CO2, फिर ट्रांसपिरेशन वाला, फिर ओल्ड लीव्स और बार्क को रिमूव करने वाला, फिर वैक्यूल से रिमूव किया। अब देखो
waste products like latex, resins and gums are stored in old xylem cells. अब प्लांट ना कभी कभार वेस्ट बनाता है, जो हम आज गम यूज करते हैं, जो हम लैटेक्स यूज करते हैं, जो रेजन्स यूज करते हैं, ये प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। प्लांट के लिए इसका कोई काम नहीं है, प्लांट के लिए ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है। तो प्लांट इसको सबको कहाँ स्टोर करके रखता है? अपने पुराने जाइलम सेल्स में स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है कि प्लांट के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लैटेक्स हो गया, जैसे रेजन्स हो गया, जैसे गम्स हो गई, प्लांट इन्हें कहाँ स्टोर करके रखता है? अपने ओल्ड जाइलम सेल्स में स्टोर करके रखता है। और कभी कभार प्लांट अपना वेस्ट अपने आसपास की सॉइल में भी डाल देता है, आसपास की सॉइल में भी डाल देता है। सबसे पहला O2 CO2 स्टोमेटा से, फिर ट्रांसपिरेशन, फिर ओल्ड स्किन वाला, फिर वैक्यूल से रिमूव किया वेस्ट, फिर जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे लैटेक्स, रेजिन्स और गम्स, इसको कहाँ स्टोर करके रखता है? ओल्ड जाइलम सेल्स में। और कभी कभार प्लांट अपने वेस्ट को अपनी आसपास की सॉइल वगैरह में भी डाल देता है। तो आई होप इट इज ऑल क्लियर। तो यहाँ पे हमारे दोनों टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। आई होप पूरा लेक्चर समझ आया होगा, आई होप एक एक चीज समझ आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट होता है विद हर एक लाइन इन डिटेल। एनसीईआरटी आज उठा के पढ़ लेना, एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो हमने नोट्स में कवर नहीं करी है। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां पर जाकर देख लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस। अगला चैप्टर हम शायद से 9th का चालू कराऊंगी या फिर 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराऊंगी। ठीक है, वो आपको मेरे टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगी कि अगला चैप्टर हम कौन सा करने वाले हैं। ठीक है, और हाफ ईयरली के लिए तो मैं वीडियो ला ही रही हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।